हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मीडिवल हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यू या आप कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे मीडिवल इंडिया के, मध्यकालीन भारत के। क्योंकि आपको पता है जून में एसएससी फेज 12 का एग्जाम है और अभी फिलहाल इतना समय नहीं है कि मीडिवल हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा जाए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू। ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 को भी डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको जिन जिन टॉपिक से एमसीक्यू मिलने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करें किस तरीके से अरब इन्वेडर्स भारत में आते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, चंगेज खान का आक्रमण हम देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के समय विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम का फॉर्मेशन होता है, बैटल ऑफ तालिकोटा। और इस समय जो इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन ट्रेवलर्स बोथ यहाँ पर हमारे देश में आए हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन सारे टॉपिक पे बेस आपको यहाँ पर एमसीक्यू मिलेगा, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम जहां पर भी हिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है उन सभी एग्जाम में ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन उसके पहले आपके जो भी फ्रेंड एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप लिंक को शेयर कर सकते हैं। एंड पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, बिल्कुल बेसिक से फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज फर्स्ट यूज बाय। तो ये हिंदू शब्द है, ये शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया? किसने कहा कि जो इंडस रिवर या सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बियॉन्ड या उस तरफ जो लोग रह रहे हैं उस टेरिटरी का नाम हिंद है और वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनका नाम हिंदू है। ठीक है, उनको हिंदू कहा है। तो कौन है ये? अरब। तो पहले पर्सन कौन थे? अरब से, जिन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हिंदू जो शब्द है, या हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सिंधु नदी के नाम से हिंदू शब्द या हिंदुस्तान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिमिलर जो पर्शियन और ग्रीक्स थे उन्होंने भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। और हम जो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वर्ड ओरिजिनेट हुआ है पर्शिया से, तो पर्शिया से ओरिजिनेट हुआ है इंडिया वर्ड और पहली बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल अरब्स ने किया था। डन। नेक्स्ट है, फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन द इंडिया अकर्ड इन द ईयर। तो पहला मुस्लिम अटैक कब होता है? तो जब हम एंशियंट हिस्ट्री को खत्म करते हैं, प्राचीन भारत को जब हम खत्म करते हैं और आप लोग गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं, वहां पर हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, और उसके बाद जब ये डिक्लाइन होते हैं उसके बाद इन्वेडर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो पहला मुस्लिम अटैक 712 एडी में पहला मुस्लिम अटैक हुआ था। तो 712 एडी इज द राइट आंसर। और पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने भारत पर हमला किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया, इसका नाम याद रखना है। और इसने 712 एडी में इंडिया पे हमला करने का काम किया था। जब इंडिया पे हमला किया तो उस समय जो पाकिस्तान का एरिया है वो भी तो इंडियन टेरिटरी का पार्ट था। तो पाकिस्तान में जो सिंध और मुल्तान का एरिया है उसको कॉन्कर करने का काम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और वहां पे जो राजा रूल कर रहे थे उनका नाम था राजा दहिर। ठीक है, डन। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद आप देखते हैं कि आपको महमूद गजनी देखने को मिलता है। और गजनी ने 17 बार भारत पे हमला करने का काम किया है। और गजनी के बाद आता है गौरी, एंड गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, गौरी और उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। ये सिक्वेंस है, तो समटाइम सिक्वेंस से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज याद रखेंगे। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम एक इंपॉर्टेंट बैटल लड़ता है, ये सिंध के एरिया में दिख रहा है, ये सिंध मुल्तान का एरिया जिसमें इसने हमला किया था। तो इस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ रेवर। ठीक है, तो बैटल ऑफ रेवर मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर राजा के बीच में सिंध के एरिया में लड़ाई होती है। दाहिर राजा एक ब्राह्मण राजा होता है, ठीक है, और वॉज डिफीटेड एंड सिंध एंड मुल्तान हैड बीन टेकन। तो सिंध और मुल्तान उनसे ले लिया जाता है। मुल्तान से ये बहुत ज्यादा सोना लूटता है, मतलब इसने कभी इतना सोना देखा नहीं था, इतना सारा सोना मुल्तान से लूटता है क्योंकि अभी तक इसने इंडिया में एंटर नहीं किया। इंडिया को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे, बहुत सोना था इंडिया के पास। ठीक है, तो यहाँ पे मुल्तान से बहुत सारा सोना लूट कर जाता है और मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहता है। तो सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहा गया? मुल्तान को कहा गया। किसने कहा? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कई बार पता नहीं चलता कि यार मीडिवल हिस्ट्री पढ़ने तो बैठ गए, पढ़ने कौन से टॉपिक्स हैं।
ठीक है, तो आपकी कहानी आप कहाँ से शुरू करोगे? अगर हम मीडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं, ये ऊपर के जो टॉपिक्स है ना, ये आपके एंशियंट के समय के टॉपिक्स, आप इनको कंसिडर करेंगे। हमें बात करनी होती है अरब इन्वेजन बाय द मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनी आया, फिर गौरी आया, फिर मंगोलों का इन्वेजन हुआ, चंगेज खान जिसका हमला हुआ था, फिर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत बनती है, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स आते हैं, मुगल्स के बाद नादिर शाह आता है, और फिर यूरोपियन कंपनी आती है। तो ये सीक्वेंस आपका एक होता है मिडिवल इंडिया का, ठीक है, मध्यकालीन भारत को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अब जब आप देखेंगे, जब आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म होता है और मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है, तो ये बीच का जो समय होता है ना, उस समय कई सारे धर्मों का उदय भी होता है, जिनमें से एक होता है इस्लाम। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वॉज बोर्न इन द ईयर, तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 570 AD, 570 AD में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म आपको देखने को मिलेगा। मक्का में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इस्लाम जो शब्द है वो अरेबिक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है सरेंडर, मतलब हमने अल्लाह के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है, खुद का समर्पण कर दिया है। ठीक है, इतनी चीजें। अब आपका इस्लाम जो धर्म है वो दो पार्ट्स में, जैसे कि जैन धर्म दो पार्ट्स में, दिगंबर एंड श्वेतांबर में डिवाइड है, बौद्ध धर्म हीनयान एंड महायान में डिवाइडेड है, वैसे ही इस्लाम धर्म के भी दो डिवीजन है, सिया एंड सुन्नी। ठीक है, सिया वो होते हैं जो अली के सपोर्टर्स हैं, और सुन्नी वो होते हैं जो कि सुन्ना या सुनी हुई जो कहानियां हैं, बातें, उनको फॉलो करते हैं, या जो पैगंबर साहब की बातें हैं उनका आप फॉलो करने का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर सिंध, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को कॉन्कर किया? वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछ लिया गया। तो अभी हमने देखा है ऑप्शन बी 1712 AD, सॉरी 712 AD, 712 AD, 712 AD इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल किंग वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनी। अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनी की जो गजनवी है, महमूद गजनवी की एंट्री भारत में होती है, और उसने चंदेल वंश पे हमला किया था, और चंदेल राजा उस समय कौन थे? विद्याधर थे। तो चंदेल राजा है विद्याधर। ठीक है, चंदेल राजा आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश के एरिया में आपको चंदेल राजा देखने को मिल जाएंगे। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो चंदेल राजाओं ने ही बनवाए हैं। ठीक है, इतनी चीजें। तो आप यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्या बातें लिखी गई है। तो सुबुगुद्दीन सन वॉज महमूद ऑफ गजनी, तो महमूद ऑफ गजनी सुबुगुद्दीन का बेटा था, और ये पहला इंडिपेंडेंट रूलर भी था गजनी का। ठीक है, ये इंडिया में हमला करता है। सबसे पहले इसकी जो बैटल होती है वो पाल डायनेस्टी, पाल वंश के राजा जयपाल के साथ होती है 1001 CE में। ठीक है, उसके बाद ये 1021 में कहां पर हमला करता है? तो यहां पर चंदेल किंग विद्याधर को डिफीट करने का काम करता है। विद्याधर जो है वो चंदेल किंग है सेंट्रल इंडिया में, और इन्होंने बुंदेलखंड जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आपको जैजाग भुक्ति रीजन देखने को मिलता है, जैजाग भुक्ति को ही हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इस एरिया में विद्याधर या चंदेल राजाओं का रूल था। चंदेल राजाओं ने कई सारे खजुराहो में टेम्पल्स बनवाए हैं, और उनमें से एक बहुत ही फेमस टेम्पल है कंदरिया महादेव टेम्पल। तो कंदरिया महादेव टेम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये टेम्पल देख सकते हैं जो कि कंदरिया महादेव का टेम्पल है। सो क्वेश्चन है विच रूलर एस्टेब्लिश खजुराहो एज अ रिलीजियस कैपिटल, तो खजुराहो को रिलीजियस कैपिटल किसने बनाया? तो चंदेल राजाओं ने बनाया। सिंपल, ऑप्शन सी। फिरदोशी, तो फिरदोशी की रचनाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा। फिरदोशी द ऑथर ऑफ ससनामा वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, तो यहाँ पे फिरदौसी की रचना है ससनामा, पूछा जा रहा है ये किसके दरबार से संबंधित है, किसके कोर्ट में फिरदौसी रहा करता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी के कोर्ट में ये फिरदौसी रहा करता था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें फिरदौसी के बारे में, तो ये एक पर्शियन पोएट है। ठीक है, पर्शियन पोएट है जो कि महमूद ऑफ गजनी के दरबार में रहा करता था, और इसने कई सारी बुक्स को लिखी हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शशनामा, जिसको बुक ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। और कब लिखा गया? इसको 1010 AD में लिखा गया है, 1010 AD में इसे लिखा गया है। डन। अब मोहम्मद बिन कासिम हो गया, गजनी हो गया, अब आती है एंट्री गौरी की। तो चलो गौरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पे हमला करना शुरू किया तो उसको पहली बार किसने हराया था? तो पहली बार डिफीट किया था इनको भीमा टू ने। किसने डिफीट किया था? ऑप्शन डी, भीमा टू ने। तो मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय भीमा टू, द सोलंकी रूलर ऑफ गुजरात। तो भीमा टू सोलंकी रूलर थे जो गुजरात में रूल किया करते थे 1178 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कई सारी बैटल गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती हैं और इन बैटल को हम तराइन के युद्ध के नाम से या बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में पहली बैटल होती है तराइन की 1191 एडी में। इंपॉर्टेंट ईयर है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गौरी की हार होती है। एंड नेक्स्ट ईयर मतलब 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी की जो टेरिटरी है अजमेर, दिल्ली, वो गौरी एनेक्स कर लेता है। डन। नेक्स्ट है, इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। तो यहाँ पे जयचंद के साथ भी मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है। उस बैटल को क्या कहा जाता है? तो तराइन का बैटल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ लड़ा गया है। अब बचे दो बैटल, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चंदावर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है। ठीक है, कब? 1194 एडी में। 1194 एडी में। डन इतनी चीजें। जयचंद जो थे वो चंदावर डायनेस्टी के एक राजपूत रूलर थे और इनकी जो रूलिंग टेरिटरी थी वो कन्नौज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने तीन इंपॉर्टेंट बैटल्स देख ली हैं जो मोहम्मद गौरी ने भारत में आके लड़ी हैं। भीमा टू के साथ तो लड़ी थी जो सोलंकी राजा थे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विद पृथ्वीराज चौहान, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी में विद पृथ्वीराज चौहान, एंड थर्ड बैटल है बैटल ऑफ चंदावर 1194 में। यहाँ पे कन्नौज के राजा जो है आपके जयचंद, उनके साथ ये लड़ाई लड़ी गई है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे कुछ पेयर है, एक तरफ किंग्स है और दूसरी तरफ उनकी डायनेस्टीज है, वो किस वंश से बिलोंग करते थे। हमें मैच करना और बताना है कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्ट हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नन्नुक। तो नन्नुक जो है वो चंदेल राजा है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर जय शक्ति, तो जय शक्ति भी आप देखेंगे कि चंदेल राजा है, ना कि परमार किंग है। आप लोगों ने राजा भोज का नाम डेफिनेटली सुना होगा। आपका जो भोजताल है या भोपाल जो शहर है मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वो राजा भोज के नाम पर ही है। और राजा भोज जो है वो परमार वंश के हैं, ना कि आपके राष्ट्रकूट वंश के। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एंड नागभट्ट सेकेंड, इनका रिलेशन गुर्जरा प्रतिहार से है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और दो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नन्नुक का रिलेशन चंदेल वंश से है, जय शक्ति का रिलेशन भी चंदेल से है, नागभट्टू का रिलेशन गुर्जरा प्रतिहार से है और राजा भोज परमार वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। नेक्स्ट है द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वॉज। तो कहां से शुरुआत हो रही है एक मुस्लिम किंगडम की? सो आंसर हो जाएगा आपका जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की जो हार होती है और मोहम्मद गौरी फिर दिल्ली और अजमेर को कॉन्कर कर लेता है और उसके बाद ही एक तरीके से मुस्लिम रूलर्स रूल करना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। डन इतनी चीजें, ये वही कहानी लिखी हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है और दिल्ली सल्तनत में कई सारी डायनेस्टीज ने रूल किया है। ठीक है, लगभग 200 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत रही है हमारी कंट्री में। शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी से, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फॉर्मेशन स्टोन या फाउंडेशन स्टोन रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक अगर बात करते तो वो स्लेव थे किसके? मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन और ऐबक, इसलिए इन्होंने स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की शुरुआत की है। और इनका समय अगर आप देखेंगे, गुलाम वंश का समय 1206 से लेकर 1290 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। डन, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो एम्पायर है ये आपको गौरी का एम्पायर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द पृथ्वीराज चौहान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला है पृथ्वीराज बिलोंग्स टू द चौहान और चचमाना डायनेस्टी,
of Ajmer, which emerged after the decline of the Pratihara Empire in the 11th century. तो पृथ्वीराज चौहान चौहान या चचमाना डायनेस्टी ऑफ अजमेर से बिलोंग करते थे और आपकी जो चौहान वंश की स्थापना हुई है जब प्रतिहार एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसके बाद चौहानों का उदय हुआ है। ठीक है, पृथ्वीराज आर्मी वॉज एबल टू डिसाइसिवली डिफीट द इन्वेडिंग गौरीज इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, प्रेजेंट डे तराइन कहाँ है? हरियाणा में है। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान की आर्मी ने गौरी को हराया था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, सेकंड तो हम सभी को पता है करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को बिल्ड करने में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? हम सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन स्टोन रखा था कुतुब मीनार का, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला जो रूलर होता है उसका नाम है इल्तमश, और इल्तमश ने फिर कंस्ट्रक्शन करवाया था कुतुब मीनार का। बट एक सर्टेन समय के बाद क्या हुआ, उस पर बिजली गिर गई और कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया है, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक का यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डन। ये कुतुब मीनार है जो आपको 5 स्टोरी बिल्डिंग देखने को मिलती है और ये रेड सैंड स्टोन की बनी है। इस टावर की टोटल हाइट 72.5 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके है, डन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट वर डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। तो ये पूरा प्रमाइसेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 1993 में। पहली जो 3 स्टोरी हैं वो रेड सैंडस्टोन की हैं और जो 4th और 5th नंबर की बिल्डिंग या स्टोरीज हैं वो मार्बल एंड सैंडस्टोन की बनाई गई हैं। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि जो आपका प्रमाइसेस है कुतुब मीनार का उसमें हमें प्रेयर करने की परमिशन दी जाए। तो यहाँ पे ASI ने रिपोर्ट को सबमिट किया और कहा है कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी आपको प्रे करने की। ठीक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज द लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि लाखों रुपया दान कर देता था, उड़ा देता था, डोनेट कर देता था। ठीक है, इसलिए इसे हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं, गिवर ऑफ लाख्स। ठीक है, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कि मैंने कहा स्लेव था मोहम्मद गौरी का और एक दिन पोलो खेल रहा था। और पोलो जो गेम है आपको पता है ना, इसका ओरिजिन तो मणिपुर से हुआ है, मतलब इंडियन गेम है जिसको चौगान भी कहा जाता है। इसको खेल रहा था और घोड़े से गिर गया और डेथ हो गई और इसकी डेथ 1210 में हुई थी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सेटअप दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली किसने सेटअप की? तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो गुलाम की तरह ही रहता था, अपने आप को कभी उसने राजा डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है और उसके बाद इल्तमश जब गद्दी पे बैठता है तो वो अपने आप को राजा डिक्लेयर करता है, अपने आप को सुल्तान बोलता है और दिल्ली अपनी कैपिटल बनाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तमश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1211 AD में यहां पर आप देखेंगे इल्तमश गद्दी पे बैठता है और इल्तमश को ही रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, इसने अपनी कैपिटल लाहौर से शिफ्ट कर ली थी, कहां पे? दिल्ली में, और अपने आप को इसने सुल्तान ए आजम का टाइटल भी दिया था। तो सुल्तान ए आजम इल्तमश के पास एक टाइटल था। इल्तमश को द फादर ऑफ टॉम्स भी कहा जाता है क्योंकि इसने कई सारे मकबरों का निर्माण हमारी कंट्री में करवाया है। और इल्तमश ने इक्ता सिस्टम की शुरुआत की थी। तो कई बार पूछा जाता है इक्ता सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तमश ने की थी। ठीक है, डन। इल्तमश ने पहली बार यहाँ पे टंका कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। टंका और जीतल 2 कॉइन्स हैं। जो जीतल कॉइन है वो आपका कॉपर से बना हुआ है और टंका जो कॉइन है वो सिल्वर से बना हुआ है। तो इन दोनों कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने का काम भी किसने किया था? इल्तमश ने किया था। नेक्स्ट है हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव। गुलामों का भी गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तमश को कहा जाता है। रीजन इज दैट हिस्टोरियन बताते हैं कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तमश, इसलिए इसे स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है, ऐसा हिस्टोरियन का मानना है। ड्यूरिंग हुज रेन मंगोल इन्वेडर चंगेज खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां पर पहुंच चुका था चंगेज खान
और वो इंडिया पे हमला करने वाला था, लेकिन बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खान से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, बहुत पावरफुल है, तो यहाँ पर इंडियन टेरिटरी को उस समय प्रोटेक्ट करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। तो इल्तुतमिश के समय चंगेज खान का हमला आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ऑप्शन सी। डन इतनी चीजें। चंगेज खान फाउंडर है मंगोल एम्पायर का। ओके, और इसने इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे कई बार अटैक किए हैं। 1221 से लेकर 1327 तक आप देखेंगे मंगोलों का हमला भारत पे बना रहा है। ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान वाज, तो चंगेज खान का ओरिजिनल नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन एसएससी का ऑलरेडी बना हुआ क्वेश्चन है। जब मैं पीवाईक्यू करा रही थी तब भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। तो इसको हम तैमुजिन के नाम से जानते हैं। तो तैमुजिन चंगेज खान का ओरिजिनल नाम आपको देखने को मिल जाएगा। Which Sultan of Delhi is said to have followed the policy of blood and iron? लोह एंड रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन 9th नंबर का रूलर था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो 9th नंबर का रूलर है बलबन, और बलबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को एडॉप्ट करने का काम किया था। पूरा नाम है इसका गियासुद्दीन बलबन, जो कि 9th नंबर का सुल्तान है स्लेव डायनेस्टी का। इल्तुतमिश ने जो चहलगानी सिस्टम की शुरुआत की थी, ठीक है, उस चहलगानी सिस्टम को खत्म करने का काम बलबन ने किया था, क्योंकि बलबन चहलगानी सिस्टम का ही एक पार्ट था, इसलिए उसने चहलगानी सिस्टम को बंद करने का काम किया था। ठीक है, बलबन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ उलूग खान। उलूग खान टाइटल इसको मिला था, और उलूग खान टाइटल इसको किसने दिया था? तो सुल्तान नसीर उद्दीन महमूद ने बलबन को यह टाइटल दिया था। इसके वर्क से, इसके डिवोशन से काफी ज्यादा प्रभावित वो हो गए थे। एक पर्शियन फेस्टिवल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नौरोज। तो नौरोज जो पर्शियन फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत भी किसने कराई थी? बलबन ने ही कराई थी। ठीक, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही, कि पर्शियन फेस्टिवल नवरोज किसने स्टार्ट किया था? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टेक्स्ट इंक्लूड द पृथ्वीराज चौहान। ये कुछ बुक्स हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे करतारा गच्चा पतावली। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि, अल्लाखंड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे वर्क में आपको पृथ्वीराज चौहान की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीजें, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, पृथ्वी राजा प्रबंध एंड अल्लाखंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ द खलीफा। भगवान का बंदा या हेल्पर ऑफ खलीफा टाइटल किसने दिया है अपने आप को? और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, उस मस्जिद का नाम है ग्रह मुक्तेश्वर मस्जिद, और वहां पर इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, और उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है अपने आप को हेल्पर ऑफ द खलीफा। तो ये कौन है? ये है बलबन। ठीक है, बलबन ही ऐसा काम कर सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये अपने आप को गॉड के इक्विवेलेंट मानना, कि राजा एकदम भगवान के बराबर ही है, ये जो सिस्टम शुरुआत की है ना, ये इंडो ग्रीक ने की है, और इंडो ग्रीक ने ही सबसे पहले जो कॉइन प्रिंट किए थे उसमें अपनी इमेज और गॉड की इमेज को प्रिंट कराना शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बलबन की बात होती तो बलबन ने खुद को हेल्पर ऑफ खलीफा कहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है ये अरेबिक लैंग्वेज में इसने लिखवाया है। बलबन ने ही ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। बलबन ने ही सजदा एंड पेबोस या पावोस सिस्टम की शुरुआत की थी। ठीक है, और बलबन फोर्टिफाइड हिज एम्पायर अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। इसने किलाबंदी भी कराई थी जिससे मंगोलों का इन्वेजन ना हो पाए इसकी टेरिटरी में। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर ग्रेट तो एक तो वो थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए हुए थे, यहाँ पे दूसरे खुद को अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट कह रहे हैं, वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को एक टाइटल दिया था सिकंदर ए सानी, मतलब अलेक्जेंडर द सेकेंड। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जब स्लेव वंश या गुलाम वंश का खात्मा हो जाता है, उसके बाद एक नई पावर मिलती है, नई पावर आती है जिसको हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर खिलजी वंश ने, जो खिलजी वंश का रूलर होता है अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपनी कैपिटल सीरी बनाई थी। तो जो सीरी फोर्ट आप सुनते हैं, तो सीरी कैपिटल अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी 1303 AD में। और अलाउद्दीन खिलजी
ने टाइटल एक अडॉप्ट किया था जिसका नाम है सिकंदर ए आजम। तो सिकंदर ए सानी एंड सिकंदर ए आजम, ये बोथ द टाइटल किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के आपको देखने को मिलेंगे। और आमिर खुसरो भी इनके कंटेम्पररी हैं, मतलब इनके समकालीन आपको आमिर खुसरो देखने को मिलेंगे। एंड आमिर खुसरो को एक टाइटल दिया था तूतिए हिंद, मतलब पैरेट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी सेवरल टाइम एग्जाम में बना हुआ है। Which dynasty of दिल्ली सल्तनत ruled for the shortest period of time? तो यहाँ पे 5 वंश रहते हैं जो दिल्ली सल्तनत पे रूल करते हैं। सबसे कम समय तक किसने रूल किया है? लोधी, सैयद, तुगलक, खिलजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? खिलजियों ने सबसे कम समय तक रूल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन खिलजी का है एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तुगलक्स का है। तो स्लेव ने 84 ईयर्स, खिलजीज ने 30 ईयर्स, तुगलक्स ने 94, अप्रोक्सीमेट 100 ईयर्स इन्होंने काम किया है। सैयद 36 और लोधी 75। ठीक है, तो सबसे कम समय तक खिलजी थे, सबसे ज्यादा समय तक आपके तुगलक देखने को मिलेंगे दिल्ली सल्तनत में। डन। पद्मिनी is associated with अलाउद्दीन कॉन्कर ऑफ द चित्तौर, शी वॉज द वाइफ ऑफ। तो यहाँ पे चित्तौर पे हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो रानी पद्मिनी है वो किसकी वाइफ है, किससे एसोसिएटेड है? तो राजा आपके जो रतन सिंह हैं या राणा रतन सिंह जी से इनका एसोसिएशन आपको मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने चित्तौर पे अटैक किया था और उस समय वहां पे राजा थे राजा रतन सिंह। ये इंफॉर्मेशन हमें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से मिलती है। तो एक और क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की बुक का नाम क्या है? पद्मावत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाद में इसने चित्तौर को एनेक्स कर लिया और चित्तौर का नाम चेंज कर दिया एंड चित्तौर का नाम रखा खिरजाबाद। ठीक है, खिर्ज खान के नाम पे, जो सुल्तान का बेटा था खिर्ज खां, तो खिर्ज खां के नाम पे इस चित्तौर का नाम क्या रख दिया? खिरजाबाद रख दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का एक और स्लेव था जिसको 1000 दिनारी कहा जाता था, बिकॉज 1000 दिनार में उसको खरीदा था। तो जहां यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कैंपेन साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हुए हैं, उन सब कैंपेन्स को रन करने का काम मलिक काफूर ने किया है। तो यहाँ पे जब हम देवगिरी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी सेंड अ लार्ज आर्मी कमांडेड बाय द मलिक काफूर इन 1307 टू कैप्चर द देवगिरी फोर्ट। तो देवगिरी फोर्ट को भी एनेक्स करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू की थी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करता रहता था तो एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू की। और यहाँ पे जो आर्मी पर्सनल्स थे, जो कर्मचारी थे, उनको वेतन देना, मतलब करेंसी के फॉर्म में वेतन देना भी स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी में। तो कैश के फॉर्म में यह सैलरी प्रोवाइड करना शुरू किया था। इसने यहाँ पे चेहरा एंड दाग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। चेहरा सिस्टम में जो भी सोल्जर आप अपनी आर्मी में डिप्लॉय कर रहे हो, अपनी आर्मी में इंक्लूड कर रहे हो, उसका पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एंड दाग सिस्टम आपके हॉर्सेस के लिए था कि कोई भी हॉर्स जो आर्मी में इंक्लूड किया जा रहा है वो फिट एंड फाइन है कि नहीं है। तो दाग एंड चेहरा सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही हमारी कंट्री में, मतलब दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था। Which of the following सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स? सो मार्केट रिफॉर्म्स किसने किए थे? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मार्केट्स बनाए थे। देखिए, पहला है आपका ग्रेन मार्केट जिसको हम मंडी बोल सकते हैं, दूसरा आपका क्लॉथ मार्केट था और तीसरा मार्केट आपका एनिमल मार्केट था जिसमें हॉर्स और स्लेव और कैटल्स की ट्रेडिंग की जाती थी। तो मार्केट रिफॉर्म का क्रेडिट भी किसे दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मार्केट में, पूरा मार्केट है, अब कोई हमला ना करे, कोई यहाँ पे कोई खतरनाक कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, तो वरीद का मतलब होता है इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर और जो सीक्रेट स्पाई होते हैं वो पूरे मार्केट में इसने फैला के रखे थे और ये वरीद आके अलाउद्दीन खिलजी को इंफॉर्मेशन देते थे कि आपके किंगडम में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ओरिजिनल नेम वॉज अली गुरसैप? तो अली गुरसाप किसका नाम है? तो ये नाम बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज फर्स्ट टू चार्ज घरी और हाउस टैक्स? तो घरी और चरी 2 टैक्सेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो आपका जो हाउस था, हाउस पे टैक्स दिया जाता था, उसे घरी टैक्स कहते थे। और जो आपके कैटल्स हैं वो ग्रेजिंग करने का काम करते थे, चरने का काम करते थे, तो चरी टैक्स भी लगता था। तो घरी और चरी टैक्स यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? तो ये टैक्सेस भी अलाउद्दीन खिलजी के ही टैक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। डन। चलिए,
तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड पीडीएफ लेने का सिंपल सा तरीका है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सिंपली सर्च कीजिए पूजा जैन CA 247 और वहां से आप इस पीडीएफ को इजिली डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज ऑल्सो नोन एज द अलेक्जेंडर II। तो अलेक्जेंडर II कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी था, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज रिफर्ड टू अलाउद्दीन खिलजी एज द समुद्रगुप्त ऑफ द सल्तनत। तो सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है? ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे वो जब भी किसी बैटल पे जाते थे वो हमेशा वो बैटल जीत कर आए हैं। सिमिलर यहाँ पे ये टाइटल सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहा है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा है। किसने कहा है? तो लेन पूल ने कहा है, लेन पूल ने कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द मिडिवल इंडिया बिगिन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज भी वो अपनी कंट्री में PDS सिस्टम में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलो करते हैं ना। ये सिस्टम कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज बीन कॉल्ड बाय द आमिर खुसरो द सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्कर ऑफ द एरा। तो यहाँ पे आमिर खुसरो ने किसे सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्कर ऑफ द एरा कहा है? उसे ही कहा होगा ना जिसने आमिर खुसरो को तूतिए हिंद कहा है। तो बिल्कुल सही बात हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बिगिन विद द अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा कौन कहता है? मतलब इतना बड़ा राजा इसको बता दिया कि मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत की शुरुआत ही अलाउद्दीन खिलजी से कर दी। तो ऐसा कौन कह रहा है? तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब का ये कहना है। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज कंपेयर्ड अलाउद्दीन खिलजी विद द बिस्मार्क ऑफ जर्मनी, जो कि इंट्रीगेट करने का काम करता है पूरी जर्मनी को, एक रिवॉल्यूशन लेकर आता है। तो वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को बिस्मार्क ऑफ जर्मनी से कंपेयर किसने किया है? तो ये कंपैरिजन अशीरवदी लाल श्रीवास्तव ने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, द मोस्ट लर्न रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा, उसके बाद भी लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जिसको एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन सभी विषयों का ज्ञान था। आंसर हो जाएगा MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ये बहुत इंटेलिजेंट था, नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट था, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उसने जो भी पॉलिसीज बनाई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। सो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा आपका मोहम्मद तुगलक देखने को मिल जाएगा। इन AD 1325 जौना खान सक्सीडेड हिज फादर। तो जौना खान एक्चुअली नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का। जो जौनपुर शहर आपको देखने को मिलता है तो वो जौनपुर शहर जौना खां के नाम पर या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर ही आपको देखने को मिलता है। ये उस समय का सबसे बड़ा एक नॉलेजेबल स्कॉलर माना जाता था, जिसको मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक्स, सभी भाषाओं का और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही साउथ इंडिया में 3 नए राज्यों का उदय होता है। कौन कौन से 3 स्टेट या किंगडम फॉर्म होते हैं? तो विजयनगर, बहमनी एंड मदुरई। तो विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर एंड मदुरई, ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक, इतनी चीजें। ही बिल्ड फोर्ट ऑफ द अदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जहांपना। तो जहांपना जो शहर है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सेटअप किया था। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ओरिजिनल नेम वॉज मलिक फखरुद्दीन जौना खान। तो जौना खान किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का है, अभी देख लिया हमने, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। तो गाजी मलिक, अगर इसका ओरिजिनल नाम आपको पता होगा तो आप इजिली आंसर तक पहुंच जाओगे। तुगलक। तो गाजी मलिक जो है वो फाउंडर है तुगलक वंश का, क्योंकि गाजी मलिक का एक्चुअल नाम आपको गयासुद्दीन तुगलक देखने को मिलेगा, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। फाउंडर है तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और इनका जो समय है वो 1320 से 1325 तक है। और इसके पास जो टाइटल था वो गाजी था, इसलिए इसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। कि पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई पद्धति की शुरुआत की थी, और इसने तुगलकाबाद शहर जो दिल्ली के नजदीक था वो बसाने का काम भी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और आमिर खुसरो का एक बहुत फेमस वर्क है जिसका नाम है तुगलकनामा, और तुगलकनामा में उसने यही बताया है, आमिर खुसरो ने यही लिखा है तुगलकनामा में किस तरीके से इमर्ज हुआ तुगलक डायनेस्टी, और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इंफॉर्मेशन आमिर खुसरो के तुगलकनामा में मिलती है। नेक्स्ट है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है आमिर ए कोही।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट आमिर-ए-कोही। तो आमिर-ए-कोही नया डिपार्टमेंट किसने बनाया था? तो ये नया डिपार्टमेंट बनाया था ऑप्शन नंबर बी MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या था ये डिपार्टमेंट? तो देख लेते हैं। ये डिपार्टमेंट एसोसिएटेड था आपके एग्रीकल्चर से, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक ऑफिसर जो हेड था डिपार्टमेंट का हेड जो था वो आमिर-ए-कोही करके एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था। बेसिकली जो दोआब का एरिया है, तो दोआब के एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कल्टीवेशन हो रहा है, उसको आपको एस्टिमेट करना है और अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन यहाँ पे फार्मर से आपको टैक्स लेना है, ठीक है। तो ये सिस्टम किसने शुरू किया था? दीवान-ए-कोही सिस्टम शुरू किया था, या नया डिपार्टमेंट बनाया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे वो कौन सा सुल्तान है जिसने रोटेशन ऑफ क्रॉप, आज भी हमारे देश में रोटेशन ऑफ क्रॉप होती है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो अगेन मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कहा ना ये पढ़ा लिखा था, ऐसा नहीं है बकवास आदमी नहीं था, ये समझदार था। बस इसने जो पॉलिसीज बनाई वो लोगों को समझ में नहीं आई या वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम थी इसके साथ, पॉलिसीज इसकी सही थी, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप सिस्टम भी मोहम्मद बिन तुगलक का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसने एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम है तकाबी लोन। तो आपका कल्टीवेशन के लिए आज भी देखो फार्मर्स को, किसानों को खेती करने के लिए लोन दिया जाता है ना, तो वैसे इसने भी एग्रीकल्चर करने के लिए फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए लोन प्रोवाइड किया था जिसको तकाबी लोन कहा जाता था। इसकी मदद से यहाँ पे फार्मर अपने कल्टीवेशन को एक्सटेंड कर सकते थे और नई वैरायटी ऑफ सीड्स को परचेज कर सकते थे। और इसने एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसको हम दीवान-ए-कोही के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा जो मूर्ख भरा काम था इसका, वो इसकी लाइफ का सबसे खतरनाक काम था वो ये था कि इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर कर ली। और दिल्ली से देवगिरी का जो डिस्टेंस है लगभग 1500 किलोमीटर का है। सभी को बोला अपना सामान पैक करो और चलो, दिल्ली को छोड़ के जाना है, देवगिरी शिफ्ट होना है, और सबको ले गए देवगिरी। देवगिरी में एक तो सेटलमेंट इश्यूज आए, इतने सारे लोगों को आप ले गए। उसके बाद वहां पे थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया वाटर का, तो वाटर क्राइसिस थे, तो वापस उसने बोला कि वापस सामान पैक करो और वापस दिल्ली चलो। तो ये जो आना जाना इतनी गर्मी में, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक था इसके रूल का, वो यही था कि दिल्ली से इसने कैपिटल को देवगिरी, जिसको आज हम दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं, वहां पर शिफ्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक हैज बीन रिफर्ड टू द माइन ऑफ द वर्ल्ड। तो माइन ऑफ द वर्ल्ड ये टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दिया है या कहां पर मेंशन है, किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? आंसर हो जाएगा राजमुंद्री इंस्क्रिप्शन। राजमुंद्री इंस्क्रिप्शन में MBT को द खान ऑफ द वर्ल्ड या माइन ऑफ द वर्ल्ड कहा है, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक हैज ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देवगिरी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इब्न बतूता जो कि एक मॉरिश ट्रेवलर था, ये किसके समय भारत में आया था? तो ट्रेवलर से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो इब्न बतूता भारत आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। तो इब्न बतूता को आपको याद रखना है, कहां से था? ये मोरक्को का ट्रेवलर था। और इब्न बतूता की बुक का नाम है जिसका नाम है रिहला, और जो कि अरेबिक भाषा में आपको देखने को मिल जाएगी, ओके है। इब्न बतूता काफी इंटेलिजेंट था, अच्छा स्कॉलर था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी या जज ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था। तो ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेट अप एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प द अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारे देश में रोजगार कार्यालय होते हैं ना, जहां पे जाके जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर रोजगार मेले का आयोजन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर आप देखेंगे तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक रूल किया है, लेकिन बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स भी इन्होंने लेकर आए हैं। जैसे कि हमारे देश में जो नहरों का जाल है, ठीक है, जो नेटवर्क ऑफ कैनल्स है, उसका क्रेडिट किसको देते हैं? फिरोज शाह तुगलक को देते हैं। और इसने ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शुरुआत भी कराई थी, ठीक है। इसके अलावा जो गरीब हैं, जैसे कि आज हमारे देश में आयुष्मान भारत कार्ड चलते हैं, वैसे ही गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल भी ओपन करने की शुरुआत की थी जिसका नाम था दर-उल-सिफा। दर-उल-सिफा नाम से हॉस्पिटल जहां पे गरीबों का इलाज किया जाता था, ये भी आपका फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, ठीक है। चैरिटी ब्यूरो एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ये सभी ओपन करने का काम किया था। और इसने 2 नए टाउन या सिटीज भी बनवाए थे। कौन कौन से? फिरोजाबाद एंड हिसार,
ठीक है। अब इसने कई डिपार्टमेंट्स भी सेटअप किए, जैसे कि अभी हमने देखा दीवाने कोही जो कि एमबीटी का डिपार्टमेंट था, वैसे यहाँ पर आपको कुछ और डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि दीवाने खैरात। खैरात का मतलब क्या होता है? लोगों की मदद करना। ठीक है, जैसे कि गरीब बच्चियों की शादी करा दी, किसी को घर की जरूरत है तो घर बनवा दिया, मतलब एक तरीके से पब्लिक वर्क। तो दीवाने खैरात शुरू किया था। एंड दीवाने वदगान जो कि आपका स्लेव्स, उस समय जो दास प्रथा थी ना, स्लेव्स थे, तो दासों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो ये दोनों नए डिपार्टमेंट एफटी मतलब फिरोज शाह तुगलक ने सेटअप किए थे। और इसने भी दो नए कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे हमने देखा कि इल्तमश ने दो कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, टंका एंड जीतल, सिमिलर यहाँ पे भी इसने दो नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। अद्धा जीतल का 50%, आपका जीतल आपका कॉपर का कॉइन था, राइट? तो यहाँ पे उसका 50% वैल्यू आप एड ऑन कर रहे हो, तो आधा अद्धा एंड बिच, ये दोनों कॉइन भी इंट्रोड्यूस किए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड फिरोज शाह तुगलक अ फैनेटिक सुल्तान एंड द फोरफादर ऑफ द सिकंदर लोदी एंड औरंगजेब। अब इतनी बड़ी बात किसने कह दी? तो ये बात आरसी मजूमदार ने कही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीवान खैरात जो डिपार्टमेंट है, जो कि एक चैरिटेबल डिपार्टमेंट था, पब्लिक अफेयर्स में काम करता था, इस डिपार्टमेंट को किसने सेटअप किया? तो अभी हमने देखा फिरोज शाह तुगलक ने। एक्चुअली ये क्वेश्चन अपने आप में एक टफ क्वेश्चन माना जाता है, बिकॉज अभी तो आप पढ़ रहे हो एक सीक्वेंस में, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आपको पता है अच्छा मैडम ने तो बताया है ये ऐसा है, लेकिन एकदम से जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कुछ और नए टैक्सेस भी इम्पोज करने की शुरुआत की थी। कौन कौन से? तो आप देख सकते हैं, खराज, खराज एक लैंड टैक्स था। फिर खाम्स, जो यहाँ पे जो भी आप लूट रहे हो प्रॉपर्टी, उसका 1/5 प्रॉपर्टी जो आपने लूटी है उसका 1/5 आप सुल्तान को दोगे। फिर जजिया, यहाँ पे ब्राह्मण्स पे भी इसने जजिया इंट्रोड्यूस किया। जकात, जकात आपको जो टोटल इनकम है, आप जितना भी कमा रहे हो उसका 2.5%, 2.5% आप सोशल वेलबींग में खर्च करो, जिसको जकात करना बोलते हैं। तो ये नए टैक्सेस भी यहाँ पे सैंक्शन करने का काम किया था। एंड फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा रूलर था जिसने इरिगेशन टैक्स मतलब सिंचाई पे भी कर लेना शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज कोरोनेटेड ट्वाइस? दो बार जिसकी ताजपोशी हुई है वो कौन है? आंसर है फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक की दो बार ताजपोशी हुई थी। पहली बार 1351 में थट्टा में हुई थी, फिर 1351 में अगस्त के मंथ में दिल्ली में हुई थी। तो दो बार इसका राज अभिषेक एक तरीके से हुआ है। ठीक है, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेपुटेटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स, नहरों का एक जाल किसने बनाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है, जैसा कि हमने डिस्कशन कर ही लिया है। ठीक है, आप लोगों ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के बारे में सुना होगा, जिसका आज नाम आपको अरुण जेटली स्टेडियम देखने को मिलता है। तो वो स्टेडियम भी इसने बनवाया था। कुतुब मीनार का जो रिकंस्ट्रक्शन करने का काम है, जो 5वीं मंजिल बनवाने का काम है, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने पता है क्या किया था? अशोक के जो पिलर्स थे, टोपरा और मेरठ, ठीक है, टोपरा और मेरठ के जो पिलर्स थे उनको वो लेकर आया। ही ब्रॉट 2 अशोकन पिलर, टोपरा अंबाला में एंड मेरठ, और इनको यहाँ पे जो दिल्ली या फिरोजाबाद में सेटअप करने का काम किया था। तो ये पिलर्स को खाड़ के ले आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वो कौन सा रूलर है जिसने जजिया टैक्स ब्राह्मण्स पे लगाना शुरू किया? जजिया टैक्स ब्राह्मण पे लगाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लिवाइड हक ए श्रब और द इरिगेशन टैक्स? सिंचाई पे कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वो कौन सा रूलर है जो 2 अशोक के पिलर्स को टोपरा और मेरठ से उठाकर ले आया था दिल्ली में? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दिल्ली शहर कैसे धीरे धीरे ग्रो हुआ है उसकी एक कहानी है। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह शहर बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी, और आज इन सबको मिला के आपको दिल्ली देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? तो लास्ट रूलर कौन है? तो हमने देखा गयासुद्दीन तुगलक था, फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, फिर आपका फिरोज शाह तुगलक था, उसके बाद कौन था? उसके बाद आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद देखने को मिलेगा, और नसीरुद्दीन मोहम्मद लास्ट रूलर है तुगलक वंश का। ठीक है, ध्यान इतनी चीजें, तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। चलो, अब तुगलक ने
94 ईयर्स तक रूल किया और अभी खत्म हो गए। अब अगला वंश आएगा, तो अगले वंश की हम कुछ क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड ट्वाइस रिसीव द अप्रूवल ऑफ द सुल्तान फ्रॉम द खलीफा ऑफ इजिप्ट। तो यहाँ पे खलीफा ऑफ इजिप्ट ने कौन सा ऐसा राजा था जिसको 2 बार एज अ किंग, सल्तनत का राजा डिक्लेयर किया, अप्रूव किया? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लिकर डिपार्टमेंट, लिकर डिपार्टमेंट जैसे कि इरिगेशन टैक्स शुरू किया है, वैसे ही लिकर डिपार्टमेंट की शुरुआत भी किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने की है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू अरेंज हज एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य खर्चा उठाएगा हज यात्रियों का। तो ये सिस्टम भी आपको फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट किया है। तो कई सारे काम किए, आप देख ही पा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के, एक एक करके हमने बहुत सारे काम देख लिए। चलिए, इन विच बैटल डिड महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी? तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो कि लोधी वंश का या दिल्ली सल्तनत का अंतिम रूलर माना जाता है, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ाई हो रही है। इस युद्ध का नाम क्या है? तो इस बैटल को हम बैटल ऑफ खतौली के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ खतौली। ये बैटल, खतौली ऑफ बैटल जो है वो 1517 में हुई थी। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को इन्होंने डिफीट करने का काम किया था। बाद में बहुत बड़ा अमाउंट या रैंसम अमाउंट लेकर इनको रिहा कर दिया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर होता है और सिकंदर लोदी का बेटा होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और यहाँ पर एकमात्र राजा है इब्राहिम लोदी जो कि बैटल फील्ड में मारा गया है, वरना कोई सीढ़ियों से गिर गया, तो कोई पोलो खेल रहा था, कोई लेटे लेटे मर गया, कोई लिकर पीते पीते मर गया, लाइक दिस। ये एकमात्र ऐसा राजा है जो कि बैटल फील्ड में मारा गया है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत खत्म होती है और आपका मुगल सल्तनत की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट है, Which of the following सुल्तान founded a town where now stand आगरा? तो आगरा शहर किसने बसाया था? एक तरीके से आप बोल सकते हैं तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1489 से 1517 के बीच का है, और इन्होंने ही जो शहर है आगरा वो बसाया था और कैपिटल को भी दिल्ली से आगरा शिफ्ट करने का काम किया था। इन्होंने एक नया मेजरिंग यूनिट या मेजरिंग सिस्टम की शुरुआत की थी जिसको हम गज ए सिकंदरी कहते हैं। 1 गज ए सिकंदरी इज इक्वल टू 30 इंचेस। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा इनको लिखने का भी बड़ा शौक था, तो इनका जो पेन नेम था उसका नाम है गुलरुखी। तो गुलरुखी नाम से इन्होंने कई सारी कविताएं लिखने का काम किया है। ठीक है, सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुलरुखी किसका पेन नेम है? आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी का पेन नेम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय? तो विजयनगर एम्पायर आपको बताया था मैंने, बहमनी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, ये सब एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कैसे कहा जाता है? तो हरिया और बुक्का, हरियरा और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा कि गुलाम वंश है, तुगलक है, सैयद है, लोदी है, ठीक है, खिलजी है, वैसे ही आपका जो संगम वंश है, संगम डायनेस्टी है या विजयनगर एम्पायर है, उसमें भी 4 किंगडम्स आपको या 4 डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? संगमा डायनेस्टी, सलूबा, तुलुबा एंड आरावीरू। तो ये जो चारों हैं इसको ही कंबाइन या विजयनगर एम्पायर देख कहते हो। ठीक है, संगम, सुलुबा, तुलुबा एंड आरावीरू, जिनमें से तुलुबा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलुबा बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तुलुबा वंश के जितने भी राजा हैं वो आपको पढ़ के जाना है आने वाले एग्जाम के लिए। Who among the following was the greatest ruler of the तुलुबा डायनेस्टी? तो तुलुबा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर बोला जाता है इन्हें, कृष्णदेव राया। आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ द विजयनगर हु कैप्चर गोवा फ्रॉम द बहमनीज? तो बहमनीज से गोवा को कैप्चर करने का काम हरिहरा 2 ने किया था। किसने किया था? हरिहरा 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पहला विजयनगर का रूलर है जिसने गोवा को बहमनीज से कैप्चर किया। विजयनगर एम्पायर की ऑफिशियल की लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तेलुगु आपको देखने को मिल जाएगी। हरिहरा 2 ने महाराजा अधिराजा का टाइटल भी एज्यूम किया था और संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इसने तार, TAR, तार से एक सिल्वर कॉइन और जीतल एक कॉपर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था।
ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस कर रही हूँ, फिर हम वापस से अपने एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये संगम या आपका विजयनगर एम्पायर है। विजयनगर एम्पायर में आपको 4 वंश देखने को मिलेंगे, 4 डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। संगमा 1336 से 1485 का समय है। संगमा के बाद सलूबा 1485 से 1505, सलूबा के बाद तुलुबा 1505 से 1517 एंड तुलुबा के बाद आड़ावीरू। तो ये आपको याद रखना है। पहले तो चीज सिक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगमा जो कि पहली डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की, तो ऑब्वियस सी बात है हरिहरा और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना करी है। अगर हम सलूबा डायनेस्टी की बात करते हैं तो नरसिम्हा इसके फाउंडर है और जो सेकेंड डायनेस्टी आपको विजयनगर एम्पायर की देखने को मिलती है। अगर हम तुलुबा की बात करते हैं तो वीर नरसिम्हा इसके फाउंडर है एंड तुलुबा वंश का जो सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट आपको रूलर देखने को मिलता है वो है आपके कृष्णदेवराया जी। ठीक है, और आड़ावीरू लास्ट होता है और आड़ावीरू का जो फाउंडर है वो है तिरुमाला आपको आड़ावीरू के फाउंडर देखने को मिल जाएंगे। और जो लास्ट हिंदू डायनेस्टी है आपकी विजयनगर किंगडम की इन साउथ इंडिया। डन, तो सब चारों के फाउंडर्स आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। नेक्स्ट है विथ whom द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेवराया फॉट द बैटल ऑफ गोलकुंडा। तो यहाँ पे गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेवराया ने किसके साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह, जिसको हम कुतुब शाही भी कहते हैं। एक्चुअली जो बहमनी किंगडम था वो 5 किंगडम या 5 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। बड़ा सा बहमनी एम्पायर 5 छोटे छोटे पार्ट्स में डेवलप हो गया था, जिसको हम दक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो 5 स्टेट कौन कौन से थे? तो आदिल शाही थी कहाँ थी? बीजापुर में थी। निजाम शाही अहमदनगर में मिल जाएगी। इमाद शाही बिरार, कुतुब शाही इन गोलकुंडा एंड बरीद शाही इन विदर। तो इस तरीके से पूरी आपकी दक्कन सल्तनत कहलाती है बहमनी किंगडम टूटने के बाद। नेक्स्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेवलर है जिनका नाम है निकोलो कॉन्टी, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। पूछा जा रहा है निकोलो कॉन्टी किस कंट्री से बिलोंग करते थे? जैसे कि इब्न बतूता हमने देखा कि मोरक्को के ट्रेवलर थे, सिमिलर निकोलो कॉन्टी आपको इटली के ट्रेवलर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर को इन्होंने विजिट किया था। नेक्स्ट, हु वर द अष्टदिग्गज इन द कोर्ट ऑफ द कृष्णदेवराया। ठीक है, तो यहाँ पे अष्टदिग्गज कौन है जो कि कृष्णदेवराया के कोर्ट में रहा करते थे? तो यहाँ पर आपको ये 8 तेलुगु पोइट्स देखने को मिलेंगे जिनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 तेलुगु पोइट रहा करते थे कृष्णदेवराया के रूल में विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बाबरनामा। एंड बाबरनामा ने कहा है कि साउथ इंडिया का जो सबसे पावरफुल रूलर है वो कृष्णदेवराया है। ये बात बाबरनामा में लिखी गई है। ठीक है, अब बाबरनामा के बाद हम बात करते हैं क्लासिकल एरा ऑफ द तेलुगु लिटरेचर। तो ये आपका कृष्णदेवराया का समय माना जाता है। कृष्णदेवराया के समय एक पोर्चुगीज ट्रेवलर जिनका नाम है डोमिंगो पेस, ये भी विजयनगर एम्पायर को विजिट करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है आंध्र भोज किसे कहा जाता है? जैसे कि राजा भोज थे परमार वंश के और उन्होंने कई सारे वेलफेयर के काम किए, कई सारे लिटरेचर वर्क भी किए। सिमिलर आंध्र भोज यहाँ पे कहा जाता है कृष्णदेवराया को। ठीक है, क्योंकि ये कृष्णदेवराया एक बहुत अच्छे पोएट भी थे। इनका अदर नाम भी आपको मिलता है आंध्र भोजा या आंध्र पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी माँ की याद में, इनकी माँ का नाम क्या था? नागला देवी था, और नागला देवी की याद में इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम है नागलापुरम। तो नागलापुरम शहर भी किसने बसाया है? कृष्णदेवराया ने बसाने का काम किया है। इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण भी किया है, जैसे कि हजारा राम टेम्पल, विठला स्वामी टेम्पल, ये सभी टेम्पल्स भी कृष्णदेवराय ने ही सेटअप किए हैं। नेक्स्ट है वो कौन सा ट्रेवलर था जिससे पहली बार डिस्क्राइब किया था सती प्रैक्टिस इन विजयनगर? तो विजयनगर एम्पायर में भी सती प्रथा थी। ये बात किसने हमें बताई? तो यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेवलर तो आया होगा, बिल्कुल सही बात है। ये आपका इटली का ट्रेवलर था जिसका नाम था निकोलो कॉन्टी, जो कि विजयनगर एम्पायर विजिट करता है और बताता है कि सती प्रथा यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि जो निकोलो कॉन्टी है किसके समय भारत आया? ठीक है, यहाँ पे आपको विजयनगर एम्पायर के कुछ राजा देखने को मिल रहा है। सही आंसर हो जाएगा देवराया वन। सो देवराया वन संगम डायनेस्टी के राजा हैं और इनके समय निकोलो कॉन्टी भारत पे विजिट करने के लिए आता है। नेक्स्ट है विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय द कृष्णदेवराया। तो कृष्णदेवराया ने कौन सा शहर बसाया था? तो अभी हमने देखा नागलापुरम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको एक और पर्शियन ट्रेवलर देखने को मिल रहा है जिनका नाम है अब्दुल रजाक।
ये इंडिया आए हुए थे, किसके समय आए हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर में कई सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए हुए हैं। उनमें से एक आपको अबुर रज्जाक देखने को मिलेंगे जो कि पर्शियन ट्रेवलर हैं, और ये आपके देवराया टू के समय आए हुए हैं, देवराया टू के समय। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन इतनी चीजें? ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि इब्न बतूता, जिसकी बुक आपको मैंने बताई है रेहला थी, मोरक्को का ट्रेवलर था और हरिहरा वन के समय आ गया था। निकोलो दे कॉन्टी इटली का ट्रेवलर था, देवराया वन के समय आया। अबुर रज्जाक पर्शियन ट्रेवलर है, देवराया टू के समय आया। नेक्स्ट है आपके हैं एथेनेसियस निकेटिन, तो एथेनेसियस निकेटिन रशिया का ट्रेवलर था, पहला रशियन ट्रेवलर है जो भारत आ रहा है। ये विरूपाक्षराया टू के समय आया। फिर आपके दौड़ते बारबोसा पोर्चुगल ट्रेवलर है जो कृष्णदेव राया के समय भारत आता है। डोमिंगो पेस अभी हमने देखा कृष्णदेव राया के समय भारत आता है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए किसके समय आए हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट बिटवीन, तो यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में हुआ जिसके बाद विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। तो विजयनगर एम्पायर और एक कंबाइंड फोर्स थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की, इनके बीच में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है और जिसमें विजयनगर एम्पायर की हार होती है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर को रामा राय रूल कर रहे थे और यहाँ पे जो कंबाइंड यूनियन थी गोलकुंडा की, बीजापुर की और अहमदनगर की, इनकी फोर्सेस को अली आदिल शाह लीड करने का काम कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब यहाँ पे हमने कुछ डिपार्टमेंट आपको बताए थे, फॉर एग्जाम्पल दीवान कोही अभी हमने बताया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो गया। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो करेक्टली मैच हो जाएगा कौन सा, दीवाने वंदगान, इसके सामने केवल तुगलक लिखा है, बिल्कुल सही बात है, तुगलकों ने स्टार्ट किया था इसलिए तुगलक हम इसको सही कर देते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी गलत हैं। ऑप्शन डी देखेंगे, दीवाने बंदगान ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था, ठीक है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवान कोही ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवान मुस्तकराज ये जो डिपार्टमेंट था ये आपका इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और दीवान अर्ज इसको बलबन ने सेटअप किया था। तो यहाँ पे आप इसे मैच कर सकते हैं। चलो इसको देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है। हाँ जी, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक एंड दीवान रियासत बलबन, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपको ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। नीचे के जो तीनों अभी हमने देखे थे, दीवान रियासत बलबन का नहीं था, दीवान अर्ज बलबन ने शुरू किया था। Who among the following started टंका सिल्वर कॉइन, तो यहाँ पे टंका और जीतल दो कॉइन इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Who among the following सुल्तान built the fifth story of the कुतुब मीनार, तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने सेटअप किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किसने बनवाया, बहुत फेमस है ये अलाई दरवाजा, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलाई दरवाजा है और इसने फोर्ट ऑफ सीरी, सीरी का फोर्ट भी बनवाने का काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट गार्डन टॉम ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो पहली ऐसी टॉम जिसके आसपास आपको पूरा गार्डन प्रोमाइसेस देखने को मिलता है, ये किसकी टॉम है, तो ये टॉम आपको देखने को मिलती है हुमायूं की टॉम, ठीक है। ये आपको हुमायूं की टॉम देखने को मिल जाती है, ठीक है। हुमायूं के बेटे अकबर ने इसका निर्माण करवाया था और एक नहीं आपको लगभग 150 टॉम्स यहाँ इस पूरे प्रोमाइसेस में देखने को मिलती हैं और ये आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है सिंस 1993। पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वेरी इजी, आमिर खुसरो को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किताब उल हिंद ये रचना किसने की है, तो किताब उल हिंद अल बरनी की रचना है, ऑप्शन बी, ठीक। किताब उल हिंद रचना किसकी है, अल बरनी की बुक है और अल बरनी पहला मुस्लिम स्कॉलर है जो ब्राह्मण टेक्स्ट को पढ़ने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट है आमिर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, अलाउद्दीन खिलजी अभी हमने देखा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी खरी बोली, तो खरी बोली की शुरुआत किसने की है, आमिर खुसरो ने की है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तबला किसने इंट्रोड्यूस किया, तो तबला भी इंट्रोड्यूस करने का काम आमिर खुसरो ने ही किया था, ऑप्शन सी। यहाँ पर एक लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं और यहाँ पे उसके ऑथर्स हैं, आपको मैच करनी है, ठीक है।
जैसे कि हमें सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन हमें दो इंपॉर्टेंट बुक पता है जो कि अल बरनी और इब्न बतूता की हैं। तो इब्न बतूता ने लिखी है रहला एंड तारिक हिंद लिखी है अल बरनी ने। मतलब पहले का थर्ड होगा, तो पहले का थर्ड आप देख सकते हैं, पहले का थर्ड इन दोनों में से कोई एक है। वैसे ही थर्ड का क्या होगा, थर्ड का वन होगा, तो थर्ड का वन यहाँ पर है, तो यहाँ पे सी अकेला मैच हो रहा है, तो सी को सही कर दो। जरूरी नहीं आप हर कुछ जानो, हर एक बुक को पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। द सिटी ऑफ जौनपुर किसकी मेमोरी में सेटअप किया गया था? जोना खां की मेमोरी में इसको सेटअप किया गया था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में। हाउ मैनी किंगडम रूल ओवर द विजयनगर? तो 4 वंशों ने यहाँ पे रूल किया है, जैसा कि अभी हमने देखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द विजयनगर रूलर एडॉप्ट द गज बिटकरा? गज बिटकरा मतलब एलिफेंट हंटर, तो ये टाइटल किसने लिया है? तो गज बिटकरा ये टाइटल आपको देखने को मिलेगा देवराया टू का। देवराया टू ने इस टाइटल को लिया था। नेक्स्ट है दौड़ते बारबोसा, जिसने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था, उस समय किसका रूल था विजयनगर एम्पायर में? याद करो, मैंने आपको टेबल बताई थी, तो टेबल में आपको ये पोर्चुगीज ट्रेवलर के बारे में पता चल गया होगा। कृष्णदेवराया सही आंसर है। बिठला टेम्पल इन हम्पी किसने सेटअप किया है? वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराया टू का टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द मिडिवल इंडिया? तो मध्यकालीन भारत की पहली महिला रूलर कौन है? तो सभी को पता है, रजिया सुल्तान है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या था? तो जोना खान था, ठीक है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको ये, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत मेक इक्तिदारी सिस्टम हेरिडिटरी? इक्ता सिस्टम या इक्तिदारी सिस्टम, याद कीजिए। आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इसने इक्तिदारी सिस्टम को वंशानुगत किया था, ऑप्शन बी। लास्ट किंग ऑफ द सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? आंसर हो जाएगा आपका आलम शाह। आलम शाह आपको देखने को मिलेगा। तुगलका नामा किसने लिखी है? तो तुगलका नामा किसने लिखी? ये बुक आमिर खुसरो की बुक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है अबुर रज्जाक, जो कि विजयनगर एम्पायर विजिट करता है। पूछा जा रहा है ये पर्शियन ट्रेवलर किसके समय भारत आया हुआ था? तो आपको अभी मैंने बताया देवराया टू के समय आपको अब्दुल रज्जाक देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट अ सिटी लाइक विजयनगर इज नीदर सीन विथ आईज नॉर हियर्ड विथ ईयर्स इन द होल वर्ल्ड? मतलब ऐसा शहर कभी ना देखा ना कभी कानों से सुना, ऐसा विजयनगर एम्पायर है। विजयनगर एम्पायर की बहुत भर भर के तारीफ किसने की है? तो अब्दुल रज्जाक ने की है, जो कि देवराया टू के समय भारत आता है और एक पर्शियन है, ठीक है। यहाँ पे 2 और इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है ये किसके समय भारत आए और किस कंट्री से बिलोंग करते थे, सिंपल। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।